बुलंदी तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर रास्ता है कुछ तो वो सिर्फ है कड़ी मेहनत और निरंतर चलते रहना, यानी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। यही दो चीज़ें हैं जो कि आपको बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। मंथन में मेरे जो मेहमान हैं आज, वो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो भी ज़िंदगी के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहाँ पहुंचने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है उन्हें, और साथ ही साथ उतनी ही मेहनत करते रहे हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो लोग बुलंदी पर पहुंच जाते हैं ना, उनकी मेहनत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बुलंदी पर टिके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर सूफी सिंगर से, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी परफॉर्मेंस देते आए हैं। यूं तो वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ उनके रगों में खून की जगह संगीत बहता है, और जानते हैं उनका दिल भी जो है वो धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ संगीत के नाम पर। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तारिक फैज जी, जो कि एक इंटरनेशनल सूफी सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, गाने लिखते भी हैं, कंपोज करते हैं, और फिर राइटर तो वो हैं ही। और एक चीज़ उनकी बड़ी पॉपुलर हुई थी, उन्होंने ना मेंस्ट्रुएशन के ऊपर एक बहुत अच्छी लिरिक्स लिखी थी, गीत लिखा था जिसे किसी और ने गाया था। उसका नाम था खून जिस्म में बहे, और उस गाने को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे। तो चलिए ऐसा करती हूँ कि मैं उन्हें सीधा एक रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, उनसे बातें कर लेते हैं। और अगर आपके मन में इच्छा है ये जानने की कि बहुत अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या करना होगा, और अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो आपको क्या करना होगा, तो वो भी आप जान पाएंगे। कैसे हैं आप? नमस्ते। वेलकम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत और आप जैसे व्यक्तित्व से मिलने के बाद तो मैं और भी बहुत बेहतर हो जाऊंगी, क्योंकि बड़ी बहुत कम लोग होते हैं जो इतने इतने पॉपुलर होते हैं, और खास तौर पर तब जब वो एक प्रोफेशन, इतने सीरियस प्रोफेशन में होते हैं, और वो सीरियस से आ जाते हैं एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें कि उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग हो जाती है। जी, बड़ी मेहरबानी है, ऊपर वाले का करम है बस, और कोशिशें कर रहे हैं बस। आपकी कोशिशें हमेशा कामयाब होंगी। लेकिन मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आप एक सिंगर बनने से पहले आप एक डॉक्टर हैं। तो एमबीबीएस करना एक अपने आप में फुल टाइम काम है, इतनी सारी पढ़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मेरी जो बहन है वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, और उसे मैं हमेशा किताबों में घुसी हुई देखती हूँ। कुछ और वो करने का टाइम उसके पास नहीं होता। लेकिन जब मुझे आपके बारे में पता लगा तो मैं बहुत ताज्जुब में पड़ गई कि सिंगिंग जैसा प्रोफेशन, जो अगेन एक फुल टाइम जॉब है जिसमें बहुत मेहनत, बहुत रियाज चाहिए, जी, आपका ये दो चीजें एक साथ संभाल पाना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम आप कर रहे हैं। ये कैसे कर पा रहे हैं? मुझे पहले, सबसे पहले इसका टिप दे दीजिए आप। देखें ये एमबीबीएस में एडमिशन तो मेरा 2012 में हुआ था, हम्म। 2012 के एंड में। जी। और मैं संगीत सीख रहा था 2009 से। अच्छा। तो वही हर हिंदुस्तानी घर की जो कहानी होती है कि आर्ट्स बेटा फील्ड में, पढ़ाई करो। हाँ हाँ, नहीं जाना है आर्ट फील्ड में। और तो मैंने घर से परमिशन ली थी, पूछा था तो बिल्कुल मना कर दिया गया। बोले कि भाई आपका दिल था बचपन से डॉक्टर बनने का। बचपन में कह देते हैं हम लोग कि बेटा आपको बड़ा होके क्या बनना है, तो बोलते हैं डॉक्टर बनना है, ये बनना है। तो अब हमने तो जरूरी जिंदगी में है दो कि ही वो चीज की ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तीसरी बस चीज बस बस। सोची ही नहीं। और वो एक मतलब 2009 में मेरा 12th हुआ था। एकदम पीक टाइम था जब पूरी दुनिया एकदम, खासतौर से हमारा पूरा देश ही मेडिकल के पीछे और इंजीनियरिंग के पीछे लगा हुआ है। कोचिंग्स ये बिल्कुल एकदम हाइप जब शुरू हुई थी, अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया वो, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा वो उसकी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि एकदम से न्यूज आती थी कि कहीं किसी का बच्चा एमबीबीएस में चला गया, कहीं किसी का बच्चा आईआईटी में चला गया। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता था। और इतना सोशल मीडिया वगैरह का दौर था नहीं। तो अब जब मैंने ऐसा कहा कि मुझे म्यूजिक सीखना है, तो पहले तो घर वाले हंसने लग गए, फिर बाद में खूब पिटाई हुई मेरी। तो कि तुम ये काम छोड़ के ये क्या शुरू करना चाह रहे हो। और फिर अच्छा, उन्होंने कुछ सेंसिबल बातें भी की कि मतलब इन लोगों को शौक तो था ही सुनने वगैरह का। जो मेरे कम से कम भाई बहन तो थे ही, जो रियलिटी शोज वगैरह देखते रहते थे कभी कभी। तो मेरे खास तौर से मम्मी और पापा का ये
दिल था कि भाई बचपन से किसी भी आर्ट को सीखा जाता है। तो जी। आप कैसे अभी 12th पास हो गए हो, इतनी बड़ी एज है। अच्छा, मैं गिफ्टेड भी नहीं था। अच्छा। उनको उनको पता था कि ये बहुत बुरा गाता है या बहुत बुरा पढ़ता है, तो ये आप क्या कैसे। बात कर रहे हैं, मतलब आप गॉड गिफ्टेड नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था हाँ, कि आपके सुर हाँ, बहुत अच्छे थे? बिल्कुल भी नहीं, सुर बहुत अच्छे। असल में क्या होता है ना, जब हम कोई भी इंसान जब आर्टिस्ट बनना चाहता है, मेरी तरह कोई इंसान जिसको गॉड गिफ्ट नहीं है, तो शुरू में तो उसको क्या लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मतलब हेडफोन लगा के अपना कुछ भी गाते रहना। तो दोस्त लोग हंसते थे मेरे कि यार ये क्या पागलपन करते रहता है। यहाँ हाँ। मेरे घर के पास में एक किला है, हम्म। हमारा जो शहर है अकोला। तो इसमें एक ही एक फोर्ट है, छोटी सी उसकी कुछ निशानियां बची है। हम लोग उसी एरिया में रहते हैं। तो वहां जाके बैठते थे हम लोग रात में, और मैं हेडफोन लगा के खूब गाते रहता था। तो जाहिर सी बात है, मुझे कुछ समझता नहीं था और बहुत बुरा गाता था। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त लोग जब बहुत बेजार हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, कभी खुद की आवाज भी सुनी है कि बस हेडफोन लगा के आप जो है हमें परेशान करते हो। मैंने कहा यार ये बड़ा सीरियस मसला है यार। हाँ, अपन ने अपनी आवाज तो, अच्छा, अंदर में पता ही नहीं चलता वो एक हाँ। पता नहीं कैसी बात है। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है कि ईयरफोन्स लगा के एकदम मस्त बिल्कुल। तो फिर मैंने उस टाइम मेरे पास एक मेरे पापा लैपटॉप लाए थे, तो उसमें एक एक्सटर्नल माइक भी था, हाँ। वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए यूज करते थे। तो उससे मैंने रिकॉर्ड किया खुद की आवाज, और बिना किसी हेडफोन बिना किसी म्यूजिक के। तो मैं खुद की आवाज नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैंने, यार ये कौन है यार, इतना बुरा गा रहा है ये। तो मैंने रिकॉर्डिंग्स प्ले वही रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहा हूँ 5-5 बार, 6-6 बार, 10-15 सेकेंड की रिकॉर्डिंग। ओ फिर गॉड। मैं बड़ा टेंशन में आ गया। यार अपन तो, अच्छा, इतना मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था कि जो एक सुरीली आवाज होती है, सुरीला गाना होता है, वो किस तरह से होता है। मेरी लिसनिंग अच्छी थी, पूरे लेजेंड्स को ही सुनते रहता था मैं। नुसरत फतेह अली खान साहब और बड़े बड़े दूसरे जो लोग थे, और क्लासिकल बहुत सुनता था। जी। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और पंडित हम्म। जसराज साहब, पंडित भीमसेन जोशी साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब वगैरह। तो सब ऐसे बड़े बड़े लोगों को सुनता था, लेकिन गाता बहुत बुरा था मैं। फिर बड़ा टेंशन हो गया। फिर ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गए मेरे उस्ताद के पास में। हमारे यहाँ पे क्लासिकल सिंगिंग के क्लासेस तो बहुत सारी थी, लेकिन प्रॉपर जो एक गुरु शिष्य परंपरा जिसको कहते हैं, तो वैसे कोई लोग नहीं थे, बस वही थे अकेले। तो फिर मैं उनके पास गया, वहां से कहानी शुरू हुई। अच्छा, उन्होंने भी, उनका भी बड़ा हौसला कि उन्होंने मुझे देखा, मेरी आवाज भी सुनी थोड़ी बहुत। मुझे कहा कि देखो, संगीत की दुनिया में आने से पहले एक बात समझ लो कि संगीत तुम्हें कब आएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना वक्त है, ना कोई मापदंड है इसका। हाँ, लेकिन आएगा जरूर। तो क्या अब बात। इतनी दीवानगी के साथ में अगर तुम लग सकते हो, क्योंकि भाई आपके घर वाले चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, वो एक अलग फील्ड थी। उन्होंने भी करियर ओरिएंटेड बात की, क्योंकि अच्छा, वो थे संगीत के ही प्रोफेसर उनके आर्ट्स कॉलेज में। अच्छा। लेकिन एक जॉब स्टेबिलिटी होती है जब इंसान के पास में गवर्नमेंट की, तो वो एक होता है उनको। जाहिर सी बात है, समाज की सारी इंफॉर्मेशन थी उनको कि जिस हम्म। तरह से ये क्रेज चल रहा है मेडिकल का। कल को पता चला इनके घर वाले अपने को ही आके पूछें कि ये हमारे बेटे को किस चीज में लगा दिया आपने। नहीं तो नहीं था। लेकिन मैं करता रहा। तो 2009 से मैं 12 तक के उनके पास में जाता रहा रोज। अच्छा। उधर ट्यूशन ट्यूशन भी जाता था, फिर उनके पास जाता था। फिर एक जगह थी, क्योंकि घर में तो इजाजत नहीं थी, हम्म। और बड़ी मुश्किलों से मैंने एक साल में थोड़े पैसे जमा करके एक हारमोनियम खरीद ली, एक दोस्त की हेल्प से। जी। तो अब वो मेरी ट्यूशन के लिए लाखों रुपए भर रहे थे। अब माशाल्लाह सब इन लोगों ने कर रखा था, इनके पास में सब चीजें थी हाँ। ऊपर वाले के करम से। लेकिन अब जो चीज के लिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उस चीज के लिए उनको खर्च नहीं करवा सकते आप।
और आप ये काम छुप के कर रहे थे? ये हाँ, छुपा छुपी वाला काम मैं था? छुप अच्छा। के कर रहा था। अच्छा। तो और मेरे पेरेंट्स एनआरआई हैं, तो वो ज्यादा यहाँ नहीं रहते थे, तो ओहो। बाहर अच्छा। रहते। तो उस चक्कर में भी थोड़ा मुझे बेनिफिट बहुत हुआ, क्योंकि उनको ज्यादा पता नहीं होता था फिर कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन ट्यूशंस में जाता था, क्योंकि वो लोग फोन लगा देते थे वहां पे पूछने के लिए अच्छा। वीकली, हम्म। इस वीक में हम्म। कितनी एब्सेंटीज है इसकी बताइए और ऐसा। तो और बड़ा स्ट्रगल था वो, क्योंकि एक तो सीखना भी है, आता भी नहीं है, पता भी नहीं है कि कब आएगा, फिर इधर कोचिंग्स। तो हारमोनियम लेने की खुशी में मैं ले तो लिया हारमोनियम, लेकिन मुझे एकदम झटका लगा। हारमोनियम लेके हम लोग बड़े खुश थे, और मेरी एक स्कूटी थी एक्टिवा, उस पे जो है चाय की नाश्ते की दुकान पे जाके हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, दो चार दोस्तों ने जो म्यूजिशियंस थे। हाँ। उसके बाद मुझे अचानक होश आया, मैंने यार हारमोनियम ले लिया, रखूंगा कहाँ पे, जगह हाँ। है नहीं अपने पास में, घर में रख नहीं सकते। अच्छा, घर काफी बड़ा भी है, बहुत सारे रूम्स थे, लेकिन अगर पता चल जाए घर वालों को कि हारमोनियम लेके आया है, तो बाप रे, तो कहर हो जाएगा। तो फिर एक हमारे दोस्त थे, उनका गोडाउन था एक छोटा हम्म। सा, हम्म। जिसमें साउंड रखते थे, वो म्यूजिक फील्ड से थे। तो हम्म। उनको तरस आ गया मुझ पे, बोले यार अच्छा। देखो मेरे पास, हाँ मेरे पास कोई ढंग की जगह तो है नहीं, लेकिन एक ऐसा स्पेस है जो साफ है, हाँ। वहां पे मैं मेरे स्पीकर्स रखता हूँ, पर वहां पे फैन नहीं है। हम्म। तो अरे मैंने बोला कोई बात नहीं यार, फैन नहीं है तो अभी पहले हारमोनियम रखे वहां जाके। फिर वहां रखे, मैं वहीं रियाज करता रहा, मतलब ऐसी जगह पे रियाज कर रहा था मैं, जहां से वो एकदम पसीने में भीगता था, और पता नहीं क्या परेशान होके निकलता था वो। जब 3 साल हो गए मुझे, 2012 की बात है, वो जी। सब करते हुए, तो वही मुझे एक दिन बोलने लग गए कि भाई यार देखो, मेरी जिंदगी चली गई है संगीत में। वो बहुत एज में बड़े थे मुझसे, हम्म। तो वो नूरा साहब नाम है उनका। तो मुझे कहे कि बहुत लोगों को मैंने देखा है संगीत वगैरह करते हुए, अच्छे अच्छे गवैयों को देखा है, और तुम तो यार बर्बाद हो जाओगे अगर इस तरह से करोगे तो। उधर अरे, करियर में भी कुछ कुछ नहीं बन पाएगा, और फिर इधर भी तुमको कुछ आ नहीं रहा है गा के। 3 साल रियाज करके भी मुझे कुछ आ नहीं रहा था गा के। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये बड़ा मतलब वो बहुत खतरनाक टाइम होता है, और वो वक्त मेरे हिसाब से कम कि हर म्यूजिशियन को देखना चाहिए एक बार, क्योंकि यार वही वही एग्जाम है पूरा, कि आपको आ तो नहीं रहा कुछ भी, लेकिन आप लगे हो कि कुछ आ जाएगा, शायद कुछ आ जाएगा। और और ये हुआ कि मेरे एडमिशन के कुछ महीने पहले अचानक मुझे कंपोजिशन नुसरत फतेह अली खान साहब की, वो हारमोनियम प्ले भी करके आ गई, और मैं साथ साथ गाता रहा, तो मुझे गा के भी आ गई। अल्लाहू कंपोजिशन एक है, बहुत लोगों ने सुनी है, बहुत हम्म। फेमस है पूरी दुनिया में। तो वो एक कंपोजिशन मुझे आई बस, अच्छा। और मैं भागा वहां से, मैं भागा मेरे उस्ताद के पास। वो मुझे मेरे उस्ताद अचानक में परेशान कि ये 4-5 बजे कैसे आ गए शाम में एकदम। हाँ। हाँ। मैं एकदम मॉर्निंग जाता था या एकदम रात में चले जाता था 8-9 बजे। जी। मैं कहा अरे मेरा उस्ताद जी, ये एक चीज मुझे पढ़ के आ गई है। और 3 साल में मैंने उनको कुछ सुनाया भी नहीं था सही में। अच्छा। मैं सिर्फ, हाँ, वो ख्याल गायकी गाते थे, मैं वहां जाके बैठता था, उनको सुनता था 2-2 3-3 घंटे, उनके साथ में उनको कुछ सवाल पूछना हो तो तब पूछता था। हम्म। वो हमारे यहाँ जो है ना, म्यूजिक फील्ड में, जो हमारे शहर छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे एक बात मशहूर थी कि यार वो उस्ताद बहुत बड़े हैं लेकिन वो सिखाते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, उनका वो पैटर्न नहीं था कि एकदम आपको लेके बैठे और बोले कि लगाओ सा, ये रे है, ये गा है, हाँ। इस तरह हाँ। से नहीं। तो वो ट्रेडिशनल तरीके से, अच्छा वो टेस्ट भी करते थे। उन्होंने पहले दिन ही मुझे बोला कि सुबह 4 बजे आ जाओ आप। तो मैं हम्म। बोला सुबह 4 मतलब इवनिंग 4 PM? नहीं, 4 AM। हाँ। तो मैंने कहा यार ये बड़ा गजब है। 4 बजे, अब ठंडक का सीजन था, पहुंच गए वहां पे उनके वहां। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ से बेल है, यहाँ पे आप आना, मुझे उठाना। उनको नींद में से उठाया मैंने आवाज दे के अंदर, अच्छा। और ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। तो
ये बड़ा गजब होता है। फिर 2012 में एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। मैं बड़ा उदास था कि इंदौर में एडमिशन हो गया, अब मैं क्या करूंगा इस तरह से। फिर ऊपर वाले ने एक बात दिमाग में डाली कि यार यहाँ तो अपन आजाद हो गए, अब अगर मैं यहाँ पे रियाज भी करता रहूं रोज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज देखेंगे बाद में, जाना है जाएंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे। मतलब जैसे जो एक प्रॉपर वॉच होती है उससे बाहर हो गया मैं। बिल्कुल। तो फिर वहां बहुत रियाज किया मैंने। और 2014 में मुझे पहला शो मिला अच्छा। जबलपुर। हाँ, मैं यहाँ अकोला में उसी बीच एक आध परफॉर्मेंस ऐसे ही विजिटर के तौर पे कहीं भी जाता था तो वही एक चीज पढ़ता था, नुसरत फतेह अली खान साहब की अल्लाह। अच्छा। असल में नुसरत साहब की कंपोजिशंस बड़ी लंबी होती हैं, बहुत अलग वेराइटीज में गाई हुई हैं क्योंकि मोस्टली लाइव परफॉर्मेंसेस हैं। तो उसमें एड ऑन हुई भी चीजें जो होती हैं ये, और फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशंस जो होते हैं क्लासिकल म्यूजिक के, वो पूरी अलग ही एक दुनिया थी। मतलब गाना ये होता है कि 2-3 मिनट 5 मिनट 4 मिनट का गाना है तो उसकी तो एक सेट कंपोजिशन है, आपने उतनी ही गाना है। कव्वाली में एक सेट कंपोजिशन के अलावा दुनिया भर का बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन होता है। तो मैं वही कंपोजिशन को फाइन कर रहा था, साथ में और कुछ कंपोजिशंस गाने की कोशिश कर रहा था। 14 में जब मैं गया ना शो परफॉर्म करने, तो मुझे 7 कंपोजिशंस आती थी लिटरली, वो ही 7 मैंने परफॉर्म किए पूरी। हम 5 लोग थे सिर्फ। एक मेरे भाई हैं रमीज राजा साहब उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी जर्नी में, क्योंकि मेरे उस्ताद तो मिल गए थे लेकिन उसको जब मुझे रियाज और प्रैक्टिस करना था तो उस जगह के अलावा फिर मुझे एक उनका घर मिल गया था, वो बचपन से तबला सीख रहे थे। अच्छा। तो उनकी पूरी फैमिली म्यूजिक में थी, तो वैसे फिर उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई, खासतौर से ताल से रिलेटेड। वो इस तरह फिर वो चलते चलते, अच्छा वहां गए जबलपुर, वो बड़ा कामयाब हो गया प्रोग्राम। हालांकि मैं बहुत थक गया था क्योंकि अब जाहिर सी बात है नया नया मैं आया था। फिर धीरे 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 करते करते फिर इंदौर की एक टीम मुझे मिली, जो आफ्ताब कादरी साहब हैं, जो जिनके साथ मैं आज कल परफॉर्म करता हूँ। तो वो मेरे रिलेटिव होते हैं, पर मुझे ऐसे पता नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा आना जाना नहीं था इंदौर में। तो बाद में पता चला कि वो रिलेटिव भी हैं, लेकिन मैं उनको ढूंढते हुए गया उनके पास। अच्छा। फिर मेरे कॉलेज से, हाँ, तो उनको मैंने बताया कि मैं भी गाता हूँ और इस तरह से मैं करना चाहता हूँ। फिर मुझे देखा उन्होंने कि यार ये इंदौर से इतनी दूर दूर जाते हैं परफॉर्म करने। मैं अपने ही शहर अकोला आता था, रमीज भाई के घर पे छुप के रहता था एक एक महीना। तो आपकी जो वहाँ परफॉर्मेंस होती थी घर वालों को पता नहीं चलता था कि आपने गाया है? नहीं नहीं इतना इतना हम लोग ना फेमस थे, नहीं, लेकिन ना उन लोगों के पोस्टर्स छपते हैं यूजुअली, कोई परफॉर्मेंस होती है तो उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट तो लोग करते ही है ना। वो क्या होता था कि जो परफॉर्मेंस थोड़े बहुत लोगों को पता चल गई तो वो लोग आके फिर मेरे घर में बताते थे, फिर मेरी खूब पिटाई होती थी। मैंने लिटरली 2017 तक मार खाई है, और सिर्फ इसलिए कि मैं एमबीबीएस करते हुए ये क्या कर रहा हूँ, उस चक्कर में खूब। मेरे मेरे पापा तो क्या था कि वो कम आते थे, अम्मी यहीं रहते थे ज्यादा, जाते भी थे। तो अम्मी से थोड़ी सी एक, माँ से थोड़ी वो भी होती है, एक फ्रैंकनेस भी होती है। तो अब इंसान थोड़ा उनको हंसी मजाक में बोल भी देता है कभी कभी कि हाँ मैं गया था। वो खूब पीटे मेरे अम्मी। ओहो। तो वो पूरे घर में भगा भगा के अच्छा 17 तक तो ये हाल हुआ कि मैंने उनको कहा कि यार अब तो लगता भी नहीं है, आप क्यों मारते हैं मुझे? तो बोले सुधर जा, इसलिए इसलिए मारते हैं। और उनका क्या दिल था ना, उनको उनको ये लग रहा था कि मैं एमबीबीएस छोड़ दूंगा। बहुत उनको ये डर था। हाँ, मैं उधर अपना कोर्स पास कर रहा था मैं तो, लेकिन उनका ये दिल था कि मैं सीरियस में एमबीबीएस करूं और फिर मेडिकल फील्ड को ही परसू करूं। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा और अब आपके सामने है हम। तो अब फाइनली मम्मी पापा आपको जब देखते हैं कि अब तो आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, तो अब उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? अब उनको सुकून है या अभी भी उनको नाराजगी है आपसे कुछ ना कुछ?
ना, वो उनको तो नाराजगी भी होती है, बहुत सारी बार शिकायतें भी होती है। और हाँ, असल में उनको वो चीजें इम्प्रेस ही नहीं करती। वो कहते अरे, हैं वो कहते हैं कि मेडिकल फील्ड में अगर आप बड़े डॉक्टर बनते और आपके इंटरव्यूज होते तो फिर हम मानते। मैंने, हाँ, ये आ, बात भी बिल्कुल सही है। तो देखिए ना आप, और इतने इतनी ज्यादा सारी मैं, बातें लिखी हुई भी आ रही हैं, सब लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाने के लिए। और मुझे पता है कि आपका गला आज बहुत थका हुआ है, लेकिन इतने सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये कब रिक्वेस्ट कर पाऊंगी। बहुत बार देखिए, अभी भी लिखा हुआ आया हुआ, और उसके ऊपर भी कितने लोग लिख चुके हैं। हेलो सब हेलो आपसे गला हेलो, ही सुनना चाहते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाया। असल में मैं ये बातें करने में इतना खोया हुआ था। हाँ, नौशाद सबके सब रिक्वेस्ट कर रहे भाईजान, हैं कि आप अस्सलाम मुझे वालेकुम, गाना सुनाएं, सब बहुत चाहते हैं शुक्रिया। कि एक एक हो जाए। तो अच्छा, अभी नहीं सुना पा रहे, थोड़ी देर में आपका गला थोड़ा और आराम मिल जाए बात करते करते, तो एक बार सुना दीजिएगा। इनका दिल हाँ, मत तोड़िएगा। शायद मुमकिन हो। असल में ज्यादा मैंने ज्यादा ज्यादा गाई है। ऊंचा मत गाइएगा। जी। अच्छा, तो मुझे ये भी आप बता रहे थे कुछ, जी बताइए। हाँ, नहीं नहीं, आप पूछिए, जी, मैं बहुत मे, बोल अ, चुका मे, हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे मन में ये इच्छा थी जानने की हाँ, कि चूंकि अब आप जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, आपके साथ आपकी अब डॉक्टरी भी चल रही है और साथ में आपका ये गायन भी चल रहा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है नेशनल या इंटरनेशनल स्टेज पर, जो कि आपको हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा याद रहता है, या मन में गुदगुदी कर जाता है, या हाँ, कभी आपको नम कर देता है आपकी आंखें? हाँ, असल में मैं जिस अंधकार के दौर को देख के आया था ना, तो मैं हर स्टेज पे जब बैठता हूँ तो मुझे यही लगता है। मैं वहाँ, सोचे आपके, मैंने सीखना भी शुरू नहीं किया था। मेरे दोस्त वो लोग अभी भी हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाई तुम अजीब आदमी हो यार, तुम तब कहते थे कि मेरे शोज होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे, मैं देश भर में घूमूंगा, उससे बाहर जाऊंगा, लोग मुझे सुनेंगे। अभी पिछले साल जब हम इंडियन कॉन्सुल जनरल ऑफ दुबई के घर पे थे, डॉक्टर अमनपुरी साहब के, वो भी एक सर्जन हैं, और वो बड़ा खुश हुए मुझसे मिलके। और हमारे लिए तो खैर बहुत बड़े ऑनर की बात थी, लेकिन वो बहुत खुश हुए और बहुत हैरान भी कि यार, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सूफी गाते हुए एक डॉक्टर मिल जाएगा। और फिर बड़ी उन्होंने रिस्पेक्ट दी। हम अजमेर के जो सैयद सलमान चिश्ती साहब हैं, वहाँ के खादिम, तो हम्म। उनके साथ में वहाँ गए थे। और इसका दिवाली का इवेंट था, अमृत अच्छा। महोत्सव का इवेंट था वो, और बड़ा जबरदस्त वहाँ पे इंतजाम था। तो 12 नेशंस के वहाँ पे कॉन्सुल जनरल्स मौजूद थे, हम्म। और हमारे इंडिया के 2 मिनिस्टर्स भी थे, और फिर दूसरे डिग्नेटरीज बहुत सारे। तो मैं बड़ा हैरान था वहाँ बैठ के कि यार, मैं किस घड़ी में ये कहता था कि मेरे शोज होंगे, मैं देश के बाहर जाऊंगा और इस तरह सब होगा, कॉन्सर्ट होंगे। तो वो तो हमेशा का एक एक्सपीरियंस है यार, उसमें बड़ा मजा है। और खुशी इस पे होती है मुझे कि ऊपर वाले ने मुझ पे करम किया कि मुझे इस लायक बना दिया कि मैं गा पाऊं और लोगों को सुना पाऊं। वरना मैं 10 साल क्या, मैं 20 साल भी अगर करता रहूं कुछ रियाज और मेहनत, और मुझे कोई ना सुने, तो इसमें फिर मैं क्या कर लूंगा। तो मुझे ये सही में करम ऐसा लगता है, मेहनत और किस्मत अगर दोनों साथ हो तो फिर हाँ, इंसान असल जो में है। जो जो मैंने डिकोड किया है ना, वो मेहनत, एक तो सही डायरेक्शन में, और दीवानगी, मतलब हम्म। पागलपन आप में अगर हो ना, तो आप पे कर्म हो जाता है। बस यही है बिल्कुल, एक। बिल्कुल और ठीक। मैंने सारे सारे बड़े लोगों से भी यही बात सुनी है। तो जितने भी लोग हुए हैं, तो एक से एक बड़े बड़े लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस सीखने की, गाने की। क्या बात कह रहे तो हैं आप, तभी, मॉडेस्टी यही है नहीं नहीं आपकी। नहीं, वो तो सही। आर्ट ऐसा समंदर है ना, जिस आर्ट के अंदर, आप किसी भी आर्ट फील्ड में आप जितना करेंगे ना, जितना आप सीख चुके हैं, उतना ही बाकी रह जाता है। ये बड़ी कमाल बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात कही आप। उसकी एक, फिर हम अभी इसी साल हम आईआईटी कानपुर गए हम्म। थे। अंतराग्नि एक बहुत खूबसूरत फेस्टिवल होता है, तो वहाँ के स्टेज पे सॉरी, वहाँ के स्टेज पे तो मैंने कहा भी ये बात कि एक जमाना था जब मैं दोस्तों में बैठ के ये कहता था कि मेरे शोज होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे। और देखिए आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही। तो खूब तालियां बज गई उसमें। तो ये बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, और
मजा आता है उसमें। आपका कोई ऐसा सीक्रेट ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि अभी पूरा हो, मुकम्मल हो जाए, ऐसा कुछ है? अरे हम आर्टिस्ट तो होते हैं पागल। हमारे हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं और वो ऊपर वाला धीरे धीरे पूरा कर रहा है। बस यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि मैं लाइव परफॉर्म कर पाऊं, मुझे संगीत अच्छी तरह से आए, मैं जो भी काम करूं ढंग से करूं और सीख के करूं। हम्म। और लोग मुझे लोग मुझे अगर जाने तो इज्जत से जाने कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मेहनत से काम कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला का करम है कि इसी तरह से लोग इज्जतें भी देते हैं और आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं जो बड़ी हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत फील्ड है आर्ट फील्ड। आपने कौन से घराने से सीखा है? कोई मैं स्पेसिफिक घराना? जी, हमारा घराना पटियाला घराना आता है। अच्छा अच्छा। ये उस्ताद बढ़िया। बड़े गुलाम अली खान साहब के शागिर्द, फिर उनके हाँ। शागिर्द मेरे उस्ताद जी, इस तरह से सिलसिला है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जितनी अभी तक आपने जर्नी तय की है, अभी तो खैर आपकी जिंदगी की शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है, लेकिन हाँ, इस दरमियान भी, इस जर्नी में भी कभी किसी बात का आपको रिग्रेट हुआ है कि ये सफर, इस सफर में मेरे जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये ऐसी ना होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी होती? किसी बात का रिग्रेट? और रिग्रेट बस यही होता है कि घर वाले मान जाएं और क्या, बाकी अब तो वो भी मान गए होंगे। हाँ मान गए हैं, मतलब वो उस तरह से नहीं मानते ना, वो जिस तरह मानना चाहिए। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, तुम तो अपनी मर्जी चलाओगे, अब तो बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो बेटी भी है। तो हाँ, लेकिन ये है कि वो बड़ा प्यार करते हैं, वो फिक्र करते हैं अभी भी। और मुझे कहते हैं कि वो शोज वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, साथ साथ में पढ़ो भी अब फिर कुछ आगे। वो चाहते हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, मैं मेडिकल में। अच्छा। अब क्या बात। फिर मैंने सोचा कि ये बाल ही नहीं बचने अगर फिर पीजी करूंगा मैं। कोई मेडिकल बात नहीं। आपको फील्ड तो भी जो वैसे है भी साफा बांधना होता है गाते समय, तो अगर बाल नहीं भी हाँ बचे तो कोई बात नहीं, हाँ, मम्मी पापा का भी दिल रह मसला जाएगा। नहीं है। लेकिन मेडिकल फील्ड में तो उड़ जाएंगे ना, वहां तो खुला जाना है। तो देखिए, अब शादी भी हो गई तो ये टेंशन भी खत्म हो गई। ना ना, हाँ बिल्कुल, मुझे पहले से ही कोई टेंशन नहीं था। वो मेरे बाल तो बचे हुए हैं ऊपर वाले करम से, लेकिन वाइट जरूर हो जाते हैं। तो अब कोई बात आजकल सब उल्टा ही हो रहा है। नहीं नहीं, सब कुछ सीधा होगा। जी। मुझे ये जरूर बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपकी जर्नी चल रही है, जो नए गायक हैं, आपने देखा हो कि आजकल के बच्चे सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप, मुझे लगता है कि उन चुनिंदा हीरो में से एक हैं, जो जो बहुत कम है असल में अपनी संख्या में, जो कि क्लासिकल म्यूजिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आपने वाकई बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी है। तो उन बच्चों को जब आप देखते हैं जो सिर्फ वेस्टर्न गाना पसंद करते हैं या बॉलीवुड का गाना पसंद करते हैं, तो आपको अपनी गायकी और उनकी गायकी में जो फर्क नजर आता है, आपको क्या लगता है वो लोग भी वो गा सकते हैं जो आप गा रहे हैं, सूफियाना वो गा सकेंगे? क्योंकि आपके लिए देखिए, बॉलीवुड तो आसान है, जिस लेवल पे आप हैं आपके लिए बॉलीवुड तो आसान है, लेकिन क्या बॉलीवुड के लिए आपका गाना आसान है? नहीं ऐसी बात तो नहीं होती है आसान। हाँ लेकिन ये है कि अगर आप सही ढंग से सीखें, खास तौर से क्लासिकल का बेस रखें आप और हम्म। उसकी थोड़ी जानकारी आपको रहे, तो आप मुख्तलिफ जॉनरा में ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो कई साल तक के सिर्फ और सिर्फ सूफी को फोकस में रखा, क्योंकि एक मेरा सिनेरियो ही बिल्कुल अलग था। मैं एकदम नौसिखिया था और गिफ्टेड भी नहीं था। तो जो होता है तो कि सूफी बहुत मुश्किल नहीं है? क्योंकि जितनी मैंने सूफी सुनी है, उसके तो नोट्स ही बहुत हाई नोट्स लगते हैं, बहुत या छोटी तो सी इतने मेरी, लो या इतने हाई। हाँ वही, मेरा रेंज बहुत छोटा सा था गले का और मतलब बहुत ही बुरा हाल था। तो मैं चैलेंजेस थे बहुत सारे। मैंने असल में अपने अंदर के आर्टिस्ट को है ना बनते हुए देखा है। आज जिस भी लेवल पे मेरा आर्ट होगा, बहुत छोटे से लेवल पे, तो वो मैंने एक एक माइन्यूट चीज को नोटिस की है और वो मैंने देखा है कि मैं क्या रियाज कर रहा हूँ, उससे क्या चेंज आ रहा है। आज मैंने ये किया था तो देखिए ये चीज आसान हो गई, ये इतना माइन्यूटली उसको स्टडी किया है। और बिल्कुल उसमें तो खैर लगे रहना पड़ता था।
तो किसी भी जॉनरा से सपोज अगर आपको गजल गानी है तो वो एक अपने आप में एक मुश्किल जॉनरा है, वो भी गजल भी, खासतौर से मेहदी हसन खान साहब हो या गुलाम अली खान साहब हो, फिर अपने यहाँ हरिहरन साहब हैं, तो ये इनका मतलब बहुत ही टफ कंपोजिशंस भी हैं। फिर वो गाते ही इतना खतरनाक है हर बार एकदम इम्प्रोवाइजेशंस के साथ में। तो आपका क्लासिकल बेस होना तो बिल्कुल जरूरी है। रही बात जो गिफ्टेड हैं, तो गिफ्टेड लोग भी कम से कम बेसिक्स जो हैं क्लियर रखें, कि मान लें आपको, आप अपनी आवाज की वजह से अगर फेमस हो रहे हैं, ऊपर वाले ने आपको, आपका नसीब अच्छा रखा, और हो सकता है आज तो सोशल मीडिया का दौर है तो बिल्कुल वायरल हो जाता है कोई भी इंसान जो पहले से आर्ट फील्ड में नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो सुरीला है तो वायरल हो जाता है, उसका हक भी है, होना चाहिए। तो अब आप जब वायरल हो रहे हो और ये सब, तो एक वो एक जिम्मेदारी है। फिर आप कम से कम म्यूजिक की तालीम लें, फिर आप उसके बेसिक्स सीखते रहें, और ये तो जिंदगी भर का प्रोसेस है। अब आपकी मर्जी है आप कितना सीखते हैं, कितना उसको करते हैं, क्योंकि वो एक खुद के आर्ट के साथ में अपनी ईमानदारी है वो। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई अब तो मैं 10 साल से सीख रहा हूँ और आजकल तो कोई सुनता भी नहीं है क्लासिकल और मैं क्यों करूँ, तो भाई ये तो फिर आपका, आपकी मोहब्बत है आर्ट, आपकी मर्जी है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन जो जिम्मेदारी आती है ना भाई, कल को आप किसी बड़े उस्तादों के सामने जाके बैठ के गाएंगे, तो वहां तो आपको उनके लेवल के लिए कुछ सुनाना पड़ेगा उनको। आपका बेस्ट सुनाइए आप, आपका एक्सट्रीम सुनाइए आप, लेकिन आपकी मैक्सिमम तैयारी वहां दिखानी पड़ेगी आपको। ये बड़ा एक एक ऐसा चैलेंज होता है जो कहा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड बात है। तो अब नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, बस मैं उनको हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना आपसे हो सके उतना आप सीखते रहें अपने लेवल पे, अपनी मेहनतें करके, और फिर बाद में धीरे धीरे इंसान फील्ड में आके सीख ही जाता है। तो जॉनरा तो अपनी जगह पे प्लेबैक भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फिर वो लोग टफ कंपोजिशंस कभी बनाते हैं। अब देखें आप अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह इतने गजब के सिंगर हैं, इतना उनका क्लासिकल स्ट्रांग है, उसके बावजूद उन्होंने एक अपना स्टाइल भी निकाला है, और जिस तरह मॉड्यूलेट किया है वॉइस को, तो ये बड़ा कमाल है। उस स्टाइल का असर आज पूरे बॉलीवुड पे आ गया। कम से कम 8 8 10 सिंगर्स ऐसे हैं जो जिनका करियर भी बन चुका है, जो बहुत फेमस हैं, और वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, अरिजीत सिंह साहब को। तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका क्लासिकल स्ट्रांग था। वो म्यूजिशियन इतना पागल है वो, कि भाई वो कुछ भी गा देगा। वो अभी उन वो भूल भुलैया जो आई थी, तो जो पुरानी एक बंदिश उसमें हमेशा से चलती है, तो वो देखें आप उन्होंने कैसा गाया उसको, क्लासिकल, प्योर क्लासिकल है। और वो इंसान रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं, फिर वो कभी आयत जैसा कोई गाना गा देंगे, फिर वो लाल इश्क गा देंगे। तो ये एक आर्टिस्ट का कमाल होता है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें पागल पन हो तभी हो पाएगा। नहीं तो देखें आप, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो एक उनका लिमिटेड जॉनरा लेके चलते हैं, उसी में खुश भी हैं वो। अब वो तो वही है, जिसके पास जितनी हिम्मत है वो करता जाए उसमें। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं आप। आपसे बात करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातों के बीच बीच में आपने जो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ सिंगर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और अपनी जिंदगी डार्क फेज में है, डार्क फेज से बाहर कैसे निकलना है उसका आपने रास्ता समझा दिया, बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। लेकिन लोगों की जो रिक्वेस्ट है मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। एक लाइन जो आपको लगे कि आपके गले को दर्द ना पहुंचाए, बस वो लाइन गुनगुना दीजिए और लोगों का दिल भी रह जाएगा इस बात पर। मैं कोशिश करता हूँ, असल में मेरा गला ड्राई है बहुत, तो फिर भी मैं बहुत गुनगुना देता हूँ। हल हाँ हाँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसमें। हे, जे 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 हाँ ना ते हे ना दे रे रे ता ना रे दे रे ना हाँ हाँ हो हे ना पनी सा रे गा सा रे
पा मगरे मागरे सा हे री सखी री मोरे पिया घर आए बाग लगे मोरे आंगन को हे री सखी री मोरे पिया घर आए हे री सखी मोरे पिया घर आए हाँ बाग लगे मोरे आंगन को अपने पिया के मैं बल बल जाऊं चरण लगाया निर्धन को हे जी सखी जी मोरे पिया घर आए मोरे पिया घर आए मोरे पिया घर आए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने आपने अपने थके और ड्राई वॉइस में भी आपको परेशानी हो रही थी, लेकिन आपने फिर भी गाया। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि आपको नहीं गवाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी मजबूर हो जाती। जब लोग बार बार लिखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं रिक्वेस्ट कर ही दूं। जी बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। आपने अपना समय दिया और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। चलते चलते अगर कुछ अपने फैंस को आप कहना चाहते हैं तो प्लीज कह दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बहुत सारे मैसेजेस मैं देख नहीं पाया, आपकी जितनी मोहब्बतें मुझे मिलती रहती हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी, आप सब का भी, और आप सबकी मोहब्बतों को सलाम। मैं बहुत सारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सबके जवाब देने का, और इंशाल्लाह इसी तरह आप मोहब्बतें बनाए रखें। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सुनाते रहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा से अच्छा गा पाऊँ, और आप लोग सब मुझे खूब दुआओं में याद रखें। और योगिता जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला मेरे लिए। मैं सेशन में लेट आया उसके लिए माफ़ी बहुत, और माफी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आपकी हालत मैं समझ सकती हूँ जिस सिचुएशन में आप आए हैं। थैंक इसके लिए कोई बात नहीं, माफी मत मांगिए। आपका शुक्रिया कि आपने, चाहे कितना भी शेड्यूल आपका टाइट रहा, थके हुए रहे, लेकिन आपने समय निकाला, यही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। चलें, बहुत शुक्रिया। फिर थैंक जल्दी यू ही सो मच। मिलेंगे आपसे। जी हाँ जी नमस्ते। बिल्कुल। नमस्ते।